हेलो दोस्तों, अगर आप भी आईएएस प्रीलिम्स की तैयारी काफ़ी अच्छे से करते हैं, आपने नोट्स बनाए हैं और कम से कम एक अच्छी बुक आपने पढ़ी है, उसको रिवाइज किया है, इसके बावजूद भी आपके साथ क्या हो रहा है, आपका आईएएस का प्रीलिम्स कभी 5 नंबर से रुक रहा है, कभी 10 नंबर से, तो कभी 15 नंबर से रुक रहा है। ठीक है ना। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है और आप समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आपने सब कुछ पढ़ रखा है, तो फिर ये वीडियो आपके लिए है कि किस तरीके से लास्ट टाइम में, लास्ट के 2 महीने में अपना स्कोर इंक्रीज कर सकते हैं बिना कुछ नया पढ़े। ठीक है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपने बहुत सारे चैनल सब्सक्राइब कर रखे होंगे, अब आप इसे भी कर लीजिए। ठीक है, तो शुरुआत करता हूं। पहले देखो होता क्या है, जो यूपीएससी में 2 पेपर होते हैं, एक जीएस 1 होता है, ठीक है ना, और एक जीएस 2 होता है। हमारा जीएस 2 बोले तो सी सेट होता है, ये क्वालिफाइंग होता है। लेकिन इससे क्या होती है, डिसाइड होता है कि आप मेंस देने वाले हो या नहीं देने वाले हो। तो ये स्ट्रेटजी किसके लिए है, ये, और ये मान के चल रहा हूं कि ये आप क्वालिफाई कर ले जाएंगे। तो जीएस 1 के लिए आपके लिए ये स्ट्रेटजी है। जीएस 1 में क्या होता है, 100 प्रश्न आते हैं। कट ऑफ अगर 2018, 19, 20 की बात की जाए तो 50% भी जनरल कट ऑफ नहीं पहुंची। ठीक है, लेकिन लगभग क्या होता है कि अगर पेपर नॉर्मल है, बहुत कठिन नहीं है, तो 50% के आसपास या 57% के बीच में कट ऑफ रहती है। ओके, तो ये होता है टारगेट। लेकिन जो लोग क्वालिफाई भी करते हैं ना, समझ गए, उसमें भी मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको इन 100 प्रश्नों में से सिर्फ 27 से लेकर 35 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका आंसर उन्हें कंफर्म पता होता है। ठीक है ना। लेकिन 27 से 35 क्वेश्चन लगाने से कट ऑफ तो क्लियर नहीं हो रही है। यानी कि वो लोग करते क्या है, यहां पर स्कोर करते हैं मैक्सिमम और फिर अपनी कट ऑफ को क्लियर करते हैं। ओके, तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि आप 100 में से, जब आप पेपर देने जाते हैं तो 100 में से 27 क्वेश्चन कंफर्म पता होते हैं कि इसका आंसर यही होगा, या 25 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कंफर्म पता होता है कि इसका आंसर यही होगा, तब आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, मान के चलिए। ठीक है। लेकिन फिर भी आपका पेपर रुक रहा है, यानी कि आप यहां पर आपकी परफॉर्मेंस गड़बड़ हो रही है। यहां पर आपकी परफॉर्मेंस कैसे बेहतर हो सकती है, यही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। स्टार्ट करते हैं। आपको करना क्या है जरा ये समझिए, क्योंकि लास्ट के जब 2 से 3 महीने बचते हैं ना, तो आप कुछ नया नहीं पढ़ सकते हैं और आप पढ़िएगा भी नहीं। आपको करना क्या है ये ध्यान दीजिए। आपको कम से कम 3 या 4 टेस्ट सीरीज आपको लेके आनी है। पहली टेस्ट सीरीज वो होनी चाहिए जिस कोचिंग में आपने पढ़ाई की है या जिस कोचिंग के आपने नोट्स लिए हैं। ठीक है ना। उससे क्या होगा कि आपने जो भी पढ़ा है वो रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि उस कोचिंग की जो टेस्ट सीरीज होगी उसी के लगभग नोट्स से बनी होती है। ठीक है। इसके अलावा 2 टेस्ट सीरीज और लाइए, कोई भी दूसरी उठा लीजिए। ठीक है ना। बट इतना याद रखना है कि उसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा होने चाहिए, फैक्ट कम होने चाहिए। ठीक है ना। क्योंकि फैक्ट की कोई लिमिटेशन नहीं होती है। जब भी हम टेस्ट सीरीज लगाते हैं तो इसलिए नहीं लगाते हैं कि एक्चुअल पेपर ऐसा आएगा, बल्कि इसलिए लगाते हैं कि जो आपकी वीकनेस हो वो दूर हो जाए। ठीक है ना। ऐसी टेस्ट सीरीज चूज कर लीजिएगा जो लगे कि एक इसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन काफी अच्छे से आते हैं। लेकिन एक टेस्ट सीरीज आप कंफर्म रखिए, वो है विजन आईएएस। ठीक है ना। मैं तो एक ही लगाता था, सिर्फ यही लगाता था। ठीक है ना। इसी को लगा के जाता था और कट ऑफ से कम 10 से 12 क्वेश्चन नंबर मेरे ऊपर ही आते थे आईएएस प्रीलिम्स में। ओके, तो हम क्या करेंगे कि इसमें विजन आईएएस की जब लाइएगा, ये इसलिए क्योंकि इसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन काफी अच्छे होते हैं। तो आपके पास है अब 4 टेस्ट सीरीज। इन्हीं चारों टेस्ट सीरीज से जो भी आप लेकर रख लेंगे, कैसे अपनी तैयारी को लास्ट के 2 महीने में बहुत ही शानदार कर सकते हैं, अब मैं ये बताने वाला हूं। अब आप लास्ट तक पूरा वीडियो देखिएगा, काफी ध्यान से देखिएगा। ठीक है। टेस्ट सीरीज लगाने से पहले आपको कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है। वो ये कि पहला, कि ये जो टेस्ट सीरीज का स्कोर होता है ना, वो आपको एक्चुअल स्कोर से बहुत अलग हो सकता है। ठीक है। क्यों, जरा समझाते हैं। तो कुछ जो टेस्ट सीरीज में जो लोग प्रश्न बनाते हैं उनको मैं अच्छे से जानता हूँ। ठीक है ना। होता क्या है कि वो लोग होते हैं जो जॉब कर रहे होते हैं उस कोचिंग में, तो उसमें से ज्यादातर बच्चे ऐसे होते हैं जो क्वालिफाई नहीं कर पा रहे। ठीक है ना। या फिर कुछ ने किया होता है कि प्रीलिम्स क्वालिफाई कर चुके होते हैं, वो लोग बनाते हैं टेस्ट। ठीक है ना। साथ में टेस्ट सीरीज बनाने में ये भी दबाव रहता है कि बच्चे बहुत ज्यादा ना सॉल्व कर पाए। अगर बच्चे हो क्या रहा है, 100 क्वेश्चन में 60 क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं या 70 सॉल्व कर पा रहे हैं, तो टेस्ट सीरीज की कदर खत्म हो जाएगी। तो ये दिखाना होता है कोचिंग को कि हमारी टेस्ट सीरीज काफी स्टैंडर्ड है, काफी टफ है। ठीक है ना। तो जो लोग टेस्ट बना रहे होते हैं ना, उनके ऊपर दबाव होता है कठिन क्वेश्चन बनाने का।
अब ये इतने एक्सपीरियंस्ड नहीं होते हैं टेस्ट सीरीज बनाने में, ठीक है ना, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन काफी कठिन कर दें, तो करते क्या है, ये फैक्ट बेस पर क्वेश्चन को कठिन करना स्टार्ट कर देते हैं। और फिर होता क्या है कि फैक्ट की कोई लिमिटेशन नहीं होती है, और जब आप सॉल्व करोगे तो पता चलेगा 40% मार्क्स आ रहे हैं। जैसे मेरे दृष्टि IAS में कभी 40% के ऊपर गया ही नहीं, ठीक है ना, जबकि जब मैंने UPSC प्रीलिम्स दिया अपना फर्स्ट अटेम्प्ट तो मेरे 61% मार्क्स थे, ठीक है। और वही था कि जब मैं 40% यहाँ क्रॉस नहीं कर पा रहा था, तब मैं लगभग यहाँ 60% क्रॉस कर गया था। समझ गए ना कि जो टेस्ट सीरीज का स्कोर एक्चुअल स्कोर नहीं होता है। हम टेस्ट सीरीज सिर्फ इसलिए लगा रहे हैं जिससे कि अपनी तैयारी में जो वीक पॉइंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर सकें, ठीक है ना, और उनको रिमूव कर सकें। दूसरी चीज क्या होती है कि जब भी आप टेस्ट सीरीज में कभी आपकी जो रैंक आती है ना, वो ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि जब एक टेस्ट सीरीज होती है बड़ी कोचिंगों में तो कई स्लॉट में होती है, सेम पेपर कई स्लॉट में घूमता है। तो जो बच्चे होते हैं ना, उनको किसी को इम्प्रेस करना होता है, घर को दिखाना होता है कि देखो कितना अच्छा हम स्कोर कर रहे हैं, कितनी अच्छी रैंक आ रही है, या फिर वो दिखाते हैं कि किसी को इम्प्रेस करना है, अपनी गर्लफ्रेंड को मान लो या बॉयफ्रेंड को, तो पहले से वो देख लिया कि हाँ हमारा ये टेस्ट पेपर है, तो उससे सॉल्व करते हैं, पता चला वो 70% ला रहे हैं और आप 35 ही ला पा रहे हो परसेंट, क्योंकि टेस्ट सीरीज इतनी टफ है। तो आप उससे डिमोटिवेट मत होइएगा, ठीक है ना। टेस्ट सीरीज किस लिए लगा रहे हैं ये ध्यान रखना, अपनी तैयारी की जो भी वीक पॉइंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए। ओके, आगे समझते हैं। अब आपको करना क्या है जरा समझिए। आपको 3 से 4 कोचिंगों की आपको टेस्ट सीरीज लेकर आनी है। उसमें पेपर 2 तरीके से होने चाहिए, एक तो सब्जेक्ट वाइज होने चाहिए, ठीक है ना, और लास्ट में जो होते हैं वो मिसलेनियस, ठीक है ना, जिसमें सारे सब्जेक्ट शामिल होते हैं। तो पहले सब्जेक्ट वाइज लगाएंगे। क्यों लगाएंगे कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अगर कोई वीकनेस होगी उसको हम आइडेंटिफाई कर लेंगे, उसके जो वीक पॉइंट्स होंगे उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे। इसके अलावा आपको 4 से 5 कलर के पेन लाइएगा। ये इसलिए लाइएगा, आपको बताया था ना कि जो लगभग 70 क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे होते, 70 से 75 क्वेश्चन जो आपको नहीं आ रहे होते हैं, उनमें आपको मैक्सिमम सही करने हैं। तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसके लिए आपको मल्टीपल कलर्स के पेन चाहिए। और इसमें जो सबसे खास रोल प्ले करता है वो आपका कॉन्शियस माइंड नहीं, क्योंकि कॉन्शियस माइंड को सिर्फ आपको 25 क्वेश्चन ही आ रहे होते हैं। सब कॉन्शियस माइंड आपका काम करने वाला है, ठीक है ना, जो आपके 75 क्वेश्चन या 70 क्वेश्चन आपके कंफ्यूजन है, वहां पर सब कॉन्शियस माइंड काम देगा, ठीक है। तो इसको हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं सबकॉन्शियस माइंड को, ये मैं आपको समझाने वाला हूं। साथ में हम ये भी समझेंगे कि सबकॉन्शियस माइंड आपका किस तरीके से बिहेव कर रहा है। ये डिपेंड करेगा, जब आपको मैं आगे समझाने वाला हूं कि जब कंफ्यूजन होता है क्वेश्चन में, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड किस तरीके से आंसर कर रहा है, उसको हम आइडेंटिफाई करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अब आपको करना क्या है, आपको टेस्ट सीरीज उठानी है और उठाना है ब्लैक कलर का पेन, ठीक है ना। इसके बाद आपको करना क्या है, फर्स्ट अटेम्प्ट में उन क्वेश्चन को टिक कर लेना है, ठीक है ना, ब्लैक कलर से, जिसमें से आपको पता है कि इसका आंसर यही होगा। तो जो उसका राइट आंसर है उसको टिक कर लीजिए, यानी ABCD में 4 होंगे, उसको टिक कीजिए ब्लैक से, ठीक है ना। ऐसा होकर रहोगे तो लगभग 25 से लेकर 30 क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां पर आप टिक कर पाओगे, क्योंकि आपको इतने ही आ रहे होंगे, यानी कि आपने जो साल 2 साल या 3 साल तैयारी की है, उस तैयारी के बावजूद आपके साथ यही हो रहा होगा कि 25 से 30 क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां पर कंफर्म पता होगा कि इसका आंसर A होगा, B होगा, C होगा या D होगा। अगर आपका स्कोर ये पहुंच रहा है तो आपकी तैयारी अच्छी है। अब होगा क्या, मैं बता रहा हूं कि क्या होता है जब आप एक्चुअल एग्जाम देने जाते हो, कि जिसमें आप कंफर्म होते हो कि इसका आंसर यही होगा, वहां पर भी 2 से 3 क्वेश्चन आप गलत करके आ जाते हो। यही आपका टेस्ट सीरीज में होगा, जहां पर आप कंफर्म होंगे कि यही आंसर होगा। अगर टेस्ट सीरीज काफी कॉन्सेप्चुअल बनी है, बेहतर बनी है, तो वहां भी आप 2 से 3 क्वेश्चन गलत कर दोगे, तो कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। यानी आपने 28 क्वेश्चन में कंफर्म थे कि ये सही, यही इसका आंसर होगा, ठीक है ना, लेकिन 2 क्वेश्चन उसमें गलत हो गए, तो कोई बात नहीं, आप अच्छा परफॉर्म कर ले रहे हो, ठीक है ना। लेकिन ऐसा हो रहा है कि आप 28 में कंफर्म हो रहे हो और 12 गलत हो जा रहे हैं उसमें से, तब आप कैसे कंफर्म कर रहे हो, जरा उस पर ध्यान दीजिए और तैयारी थोड़ा ठीक से कीजिए एक बार, ठीक है। तो ये हो गया ब्लैक कलर। अब आगे समझते हैं। अब मान लो 20 प्रश्न ऐसे आ रहे हैं, ठीक है ना, जहां पर 2 में कंफ्यूजन है। ये मान लो 4 ऑप्शन थे, 1 2 3 4। आपने अपना एलिमिनेशन की जो भी स्ट्रेटजी अपनाई, इन दोनों को एलिमिनेट कर दिया, ठीक है ना। अब बचे ये, ठीक है। तो अब हो क्या रहा है कि मान लो लगभग किसी टेस्ट पेपर में 20 क्वेश्चन में कंफ्यूजन है। अब आप क्या करो, उसको दूसरे कलर से उठाओ, जिससे आप आइडेंटिफाई कर सको कि ये जो प्रश्न था इसमें 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन था। तो यहाँ पर मैंने मान लो रेड पेन उठा लिया
और उन 20 को सॉल्व किया, उनके आंसर्स लिखे जिसमें 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन है। तो जब आपने लास्ट में मैच किया तो पता चला कि आपके 10 गलत हो गए और 10 सही हो गए। तो मान लो ये 10 जो आपके सही हुए, ठीक है ना, और 10 गलत हुए। इसके बाद आपने दूसरी टेस्ट सीरीज उठाई, वहां पर भी ऐसा था कि आपके 20 में कंफ्यूजन था, वहां पर क्या हुआ, 12 सही हो गए, 8 गलत हो गए। फिर आपने तीसरी टेस्ट सीरीज उठाई जहां पर आपने सॉल्व किया, फिर पता चला कि आपके 11 सही हो गए, 9 गलत हो गए, ठीक है ना। यानी कि एक आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन है उस प्रश्न में जहां पर 2 में कंफ्यूजन है, यानी कि लगभग 50% के आसपास चीजें घूम रही हैं, ठीक है ना। तो जरा ये देखो, अगर 10 गलत हुए 10 सही हुए, तो अगर आपके 10 गलत होंगे तो आपके मार्क्स आएंगे, सॉरी 10 सही होंगे तो मार्क्स आएंगे 20। चूंकि 10 गलत हो गए तो एक गलत होने पे 0.6 कट जाते हैं, तो लगभग 6.6 मार्क कम हो जाएंगे। तो 20 में से 6.6 तो लगभग 13.5 नंबर आप प्लस में हैं उन प्रश्नों में जहां पर आपको कंफ्यूजन था, आपको सही आंसर नहीं पता था। अब यहां पर भी देख लो, यहां पर तो और अच्छा स्कोर आप करोगे, 22 नंबर आपके सही जा रहे हैं, ठीक है ना, सिर्फ 6 नंबर आपके कट रहे हैं, तो यहां पर और अच्छा परफॉर्म कर दिया, यहां भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। अगर आप ये स्कोर कंसिस्टेंट है, यानी कि 50% अगर, यानी कि 20 में से सॉरी 2 ऑप्शन में अगर कंफ्यूजन आ रहा है, फिर आपका स्कोर इस तरीके से घूम रहा है, यानी कुल मिलाकर सब काट पीट के आप पॉजिटिव में रह रहे हैं, तब आपको करना क्या है, जब भी आप रियल एग्जाम देने जाएंगे तो उन क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करके आएंगे जहां पर 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन होगा, ठीक है ना। इसकी टेस्टिंग हम पहले कर लेंगे। लेकिन ऐसा हो रहा है कि जिसमें 2 में कंफ्यूजन आ रहा है, ठीक है ना, मतलब 20 प्रश्न ऐसे हैं जहां पर 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन आ रहा है और आप उसमें 18 गलत हो जा रहे हैं, सिर्फ 2 सही हो रहे हैं, तब आपकी तैयारी में थोड़ा गड़बड़ है, या तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपका आंसर नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना। समझाएंगे सबकॉन्शियस माइंड कैसे इसको आप बेहतर कर सकते हो, ठीक है ना, कैसे आप चाहते हो कि आपका सबकॉन्शियस माइंड ये स्कोर काफी अच्छा कर दे, वो मैं समझाने वाला हूं। तो याद रखना है कि अगर आप काट पीट के पॉजिटिव में ही पहुंच रहे हो, हर बार जब टेस्ट सीरीज लगा रहे हो, तब आपको एक्चुअल एग्जाम में भी स्कोर करके आना है, उन प्रश्नों को भी सॉल्व करके आना है जहां पर 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन हो। अगला होता है 3 ऑप्शन में कंफ्यूजन, ठीक है ना, कि मान लो आपने एक में तो एलिमिनेट कर लिया, अब 3 में कंफ्यूजन है, तो आप टेस्ट सीरीज जब लगा रहे हैं तो एक नया पेन लीजिए, अब उनको सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। तो अब हो क्या रहा है, जैसे मेरे साथ क्या होता था, जब मैं 20 क्वेश्चन लगाता था जहां पर 3 ऑप्शन में कंफ्यूजन होता था, तो भी मेरे 50% सही हो जाते थे, ठीक है ना। लेकिन मान लो आपका ये स्कोर हो रहा है, अगर आपकी तैयारी थोड़ी स्ट्रांग होगी, स्ट्रांग होने का मतलब ये नहीं होता है कि आपने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, वो मैं बताऊंगा कैसे आप स्ट्रांग कर सकते हैं, ठीक है ना, अपने सबकॉन्शियस माइंड को स्ट्रांग कर सकते हैं। तो मान लो आपने 20 लगा रहे हो, 20 में से आपके साथ क्या हो रहा है कि 9 सही हो रहे हैं, 11 गलत हो रहे हैं, या 7 सही हो रहे हैं, 13 गलत हो रहे हैं, ठीक है ना। तब भी आप इसको कैलकुलेट कीजिए, आप पॉजिटिव में ही रहने वाले हैं। यानी कि जब आप टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, ठीक है ना, और उन प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं जहां पर 3 ऑप्शन में कंफ्यूजन है और काट पीट के आप पॉजिटिव में ही आपका स्कोर आ रहा है, तो आपको अपने एक्चुअल एग्जाम में भी ऐसा करना है। और फिर से ये जो पॉजिटिव स्कोर है एक कंसिस्टेंट तरीके से आएगा, चाहे ध्यान देना, अगर 10 में से ऐसा होगा आपने 10 अटेम्प्ट किए, ठीक है ना, अलग अलग पेपर लगाए, तो पता चलेगा 9 बार आपके पॉजिटिव स्कोर आया है, 1 बार निगेटिव गया है, तो उसके लिए परेशान नहीं होना है। लेकिन आपको पता चल रहा है कि 5 बार पॉजिटिव जा रहा है स्कोर, तो 5 बार निगेटिव हो जा रहा है, तो गड़बड़ है, यानी आपका सबकॉन्शियस माइंड में थोड़ा काम करना होगा आपके, ठीक है ना। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, अगर आप 3 ऑप्शन में कंफ्यूजन हो रहा है फिर भी आप ओवरऑल आप पॉजिटिव मार्क्स में बार बार पहुंच रहे हैं, तो एक्चुअल एग्जाम में आपको उन प्रश्नों को जरूर सॉल्व करके आना है जहां पर 3 ऑप्शन में कंफ्यूजन हो। आगे समझते हैं। कुछ प्रश्न ऐसे होंगे, ज्यादा नहीं होंगे ऐसे, जिसमें 2 से 3 प्रश्न ऐसे होंगे, ठीक है ना, जहां पे चारों क्वेश्चन में कंफ्यूजन होगा, चारों ऑप्शन में कंफ्यूजन होगा। प्रश्न तो समझ में आ रहा है कि क्या पूछ रहा है, लेकिन ऑप्शन कुछ भी नहीं समझ में आ रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर 2 से 3 प्रश्न ऐसे हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, 2 से 3 वैसे ज्यादा बोल दिया। अगर 2 प्रश्न ऐसे हैं, मान लो 1 से 2 प्रश्न ऐसे हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, चाहे तो आप इनको छोड़ सकते हैं और चाहे तो 2 में से 1 में अटेम्प्ट मार के चले आए, ठीक है ना। आपको लगता है कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, जो बताता है सटीक बताता है, अक्सर सही बताता है, तब आपको उसको टिक करके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं टेस्ट सीरीज में। आप ग्रीन पेन से टिक कीजिए जहां चारों में कंफ्यूजन हो रहा है, और देखिए कि जब आप चारों में कंफ्यूजन हो रहा है, अगर 10 प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना, या 10 बार सॉल्व कर रहे हैं, 10 बार में ऐसा हो रहा है कि 5 बार सही हो जा रहा है, 5 बार गलत हो जा रहा है कोई प्रश्न, तब ठीक है, आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, आप अटेम्प्ट मार सकते हो। लेकिन 1 से 2 प्रश्न में ही ऐसा कीजिए, और मेरे सजेशन है 1 प्रश्न में ही ऐसा कीजिए, उसको सॉल्व कीजिए जहां पर चारों में कंफ्यूजन हो। एक टाइप का प्रश्न ऐसा होगा कि आपको क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा होगा, ऑप्शन तो दूर की बात है, प्रश्न ही नहीं समझ में आ रहा होगा ये पूछा क्या है,
ये किसी भी रीजन से हो सकता है कि आपकी तैयारी किसी सब्जेक्ट में कमजोर हो, उसकी वजह से ऐसा हो गया। अब आप यहाँ क्या ही कर सकते हो, इसको छोड़ ही दीजिए, ठीक है ना। तो आपको बता रहे हैं कि अगर 2 में कंफ्यूजन हो तो क्या करना है, 3 में क्या करना है, और हर बार आपको स्कोर को मैच करना है। अगर आपका फिक्स हो रहा है कि मान लो जब 2 में कंफ्यूजन हुआ तो 10 में से आपके 50% सही हो रहे हैं, 50% गलत हो रहे हैं। जब 3 में कंफ्यूजन हो रहा है तो फिर भी ज्यादा तो नहीं, लेकिन 4 सही हो जा रहे हैं, 6 गलत हो जा रहे हैं, तो फिर भी आप पॉजिटिव में जा रहे हैं, ठीक है ना। यही है आपको टेस्ट सीरीज में, यही आपको चेक करना है कि आपके सही गलत ऑप्शन कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन में किस तरीके से आपका स्कोर आ रहा है, ठीक है ना। अब आपको समझाता हूं कुछ की पॉइंट, समझिए जरा। तो मेन टारगेट क्या है, हमें तब तक सॉल्व करते जाना है जब तक 3 क्वेश्चन गलत करने के बाद अगर एक सही हो जा रहा है तब आपको सॉल्व करना है, क्योंकि ऐसे में आप 0 में रहेंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर कहीं ऐसा हो गया कि 3 गलत हुए 2 सही हो गए तो आप पॉजिटिव पहुंच जाओगे। तो ये मेरा टारगेट है, ठीक है ना। हमेशा अगर आपका तब तक आपको सॉल्व करते जाना है जब तक आपको लगे कि 3 क्वेश्चन में एक सही तो हम कर ही देंगे, ठीक है ना। यानी जब 4 सॉल्व करेंगे, 4 में अगर 3 भी गलत हो गया और एक सही हो गया तो हमें उसको सॉल्व करना है। तो ये है हमारा क्या अल्टीमेट टारगेट। अब आप समझिए सबकॉन्शियस माइंड किस तरीके से। एक चीज आपको बता दें कि जब भी आपका ऑप्शन में कंफ्यूजन होता है, ठीक है ना, तो होता क्या है कि जैसे ही कंफ्यूजन होगा तो अचानक ऑप्शन दिमाग में आएगा कि ए सही होगा। लेकिन थोड़ी देर आप दिमाग लगाते रहेंगे 5 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट, फिर आप कंफ्यूज होने लगेंगे, ऐसा लगेगा कि बी सही होगा, और हो सकता है आप बी टिक करके आ जाएं लेकिन पता चले ए ही सही था। तो अचानक जो पहला ऑप्शन दिमाग में आता है, हिट करता है, बिना लॉजिक लगाए हिट कर जाता है कि ये नहीं ये ही सही होगा, वो उनके साथ होता है जिनका जो इंट्यूशन काफी स्ट्रांग होता है, यानी सब कॉन्शियस माइंड काफी स्ट्रांग तरीके से बिहेव करता है। तो होगा क्या कि जब आपने देखा कि ए या बी में कौन सा सही होगा तो अचानक दिमाग में आएगा कि बी सही होगा, ठीक है ना, और वही सही निकल जाता है। यानी कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड को थोड़ा ध्यान से सुनिए, वो सही आंसर कर रहा है। जब आप ज्यादा दिमाग लगा रहे हैं तो गलत कर ले रहे हैं। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होगा, जिसमें कंफ्यूजन हो रहा है वहां पर जो पहला दिमाग आंसर करे उसी को आप टिक करके आइए। इसके बाद देखिए, जब टेस्ट सीरीज लगा लीजिए कि क्या वो चीजें सही हो रही हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो समझ लो आपका सबकॉन्शियस माइंड काफी अच्छे से बिहेव कर रहा है, आपकी हेल्प कर रहा है। बोले तो जो आपकी इंट्यूशन नॉलेज है ना, आपका जो इंट्यूशन है वो काफी बेहतर है। ओके, इंट्यूशन और इमेजिनेशन का फर्क बता दें। इमेजिनेशन क्या होती है कि आप कुछ सोचते हैं, ठीक है ना, कि क्या होगा या क्या नहीं होगा, तो वहां पर क्या होता है, सही नहीं होती चीजें, आपकी सिर्फ वो इमेजिनेशन होती है। इंट्यूशन कभी गलत नहीं हो सकता, कभी गलत नहीं हो सकता है। इंट्यूशन जब भी आंसर करेगा वो हमेशा सही होगा। लेकिन समस्या क्या आती है कि हम आइडेंटिफाई, इनको सेपरेट नहीं कर पाते हैं। अक्सर कंफ्यूजन क्या होता है कि हम अपनी इमेजिनेशन को, जो हम कल्पना कर रहे होते हैं, अचानक कोई कल्पना करने लगे और उसी को हम इंट्यूशन समझ बैठते हैं कि ये इंट्यूशन है। इंट्यूशन बोले तो यूनिवर्स जब हमारे पास नॉलेज भेजता है किसी भी तरीके से, उसको बोलते हैं इंट्यूशन, ठीक है ना। तो समस्या यहाँ खड़ी हो जाती है कि हम इमेजिनेशन को इंट्यूशन समझ लेते हैं और डिसीजन ले लेते हैं, बाद में पता चलता है अरे ये तो गलत हो गया। तो इंट्यूशन कभी भी गलत नहीं हो सकता, बट आपको पहचानना सीखना होगा कि ये इंट्यूशन था या मेरी इमेजिनेशन थी, ठीक है ना। तो मोस्ट ऑफ द केस में जब पहला हिट करे दिमाग तो उसको जरूर सुनो कि क्या आंसर कहा था, उसको तुरंत टिक कर लो। बाद में सोचो कि क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन उसको जरूर दिमाग में रखो, ठीक है ना। आप एक चीज और समझ लो, अब आपको मैक्सिमम अपना सबकॉन्शियस माइंड कैसे आपकी मैक्सिमम मदद करे वो मैं समझाता हूं। तो एक चीज, एक काम कीजिएगा कि आपने कुछ बुक्स की लिस्ट होगी, जैसे आपने मान लो पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत बना रखी है, इसके बाद आपने अपने नोट्स बना रखे हैं, ठीक है ना। तो आप चाहते हो कि जब भी आप कंफ्यूजन वाले जब प्रश्न सॉल्व करो वो मैक्सिमम सही हो, तो उसके लिए करना क्या होगा, आपको पहला तो नोट्स और जो भी बुक है वो काफी बेहतर तरीके से चूज करनी होगी और उसी को बार बार रिवाइज करना होगा। सच बता रहे हैं कि भले ही उसमें काफी इंफॉर्मेशन नहीं होगी, ठीक है ना, जो इस प्रश्न में पूछी जा रही होगी, फिर भी आप सही करके आओगे। यानी कि आपको किसी भी चीज को बार बार पढ़ना है, ये ध्यान रखना, आपके आंसर्स अपने आप ये ज्यादा सही होने लगेंगे। मैं बता रहा हूं कि जब मैंने पहला अपना IAS का प्रीलिम्स दिया तो मैंने बुक्स ज्यादा पढ़ी नहीं थी, सिर्फ नोट्स पढ़े, ठीक है ना। नोट्स इतनी बार रिवाइज किए कि जब टेस्ट पेपर में विजन का लगा रहा था मुझे पता ही नहीं था, कि काफी फैक्ट मुझे मालूम ही नहीं थे, लेकिन फिर भी मैं सही कर ले जा रहा था मैक्सिमम क्वेश्चन। उसका रीजन क्या था कि मैं एक ही नोट्स को इतनी बार रिवाइज किया था कि पूरा एक पैटर्न क्या होता है, हिस्ट्री में कोई पैटर्न अगर चल रहा है कि ये हमला हो रहा है, फिर ये इसका रिजल्ट आ रहा है, इकोनॉमिक सिचुएशन ऐसी आ रही है, तो मैं उसको
पकड़ लेता था और सही कर ले जाता था। तो आपको करना क्या है, एक ही नोट्स को, एक ही बुक को बार बार रिवाइज करना है और जब भी कुछ नया मिले अपने नोट्स में ऐड कर लेना है, ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना। इसके अलावा जब आप टेस्ट सीरीज लगा रहे हो तो आप टेस्ट सीरीज की एक्सप्लेनेशन तो कभी मत पढ़ना, बहुत टाइम वेस्ट करोगे और आउटपुट वो नहीं मिलेगा जो आप चाहते हो, ठीक है ना। मैंने क्या ऑल क्वेश्चन की, ठीक है ना, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे, 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे कि काफी अच्छे लग रहे होंगे वो तुम्हें, कि खास प्रश्न है कुछ, ठीक है ना। तो आपको करना क्या है, उनकी एक्सप्लेनेशन पढ़ लेना है। इसके बाद आपको लगे कि उसमें कुछ खास पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को उस टेस्ट सीरीज से हटा के न कॉपी करके कहाँ लिख लेना है, अपने नोट्स में। यानी कि टेस्ट सीरीज में जो भी अच्छे प्रश्न मिलते हैं, उनकी अच्छे फैक्ट मिल जाते हैं या अच्छा कॉन्सेप्ट मिल जाता है, तो उसको अपने नोट्स में इंक्लूड कर लेना है। इसके बाद उस टेस्ट सीरीज को दोबारा उठाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। और सारी एक्सप्लेनेशन मत पढ़िएगा, बहुत टाइम वेस्ट करोगे, आउटपुट नहीं मिलने वाला है उसका। अच्छी इंफॉर्मेशन हमेशा कहाँ पर, अपने नोट्स में इंक्लूड करो। इसके बाद नोट्स को आप रिवाइज करेंगे बार बार, ठीक है। लास्ट के 2-3 महीने में कुछ भी नई किताब बिल्कुल मत पढ़ना, जो आप पढ़ते आ रहे हो उसी पर फोकस कीजिए। टेस्ट सीरीज से वही सब चीजें आपकी और स्ट्रांग होती जाएंगी, क्योंकि उसमें और फैक्ट बढ़ते चले जाएंगे। अगली चीज, रिवाइज एवरी टाइम आफ्टर सॉल्विंग टेस्ट सीरीज। मान लो आपने एंशिएंट हिस्ट्री की एक टेस्ट सीरीज आपने सॉल्व की, ठीक है ना। सॉल्व करने के बाद क्या होगा कि आपका कुछ स्कोर आया, मान लो 45% आपका स्कोर आ गया, ठीक है ना। इसके बाद आप दूसरी मत लगाने लगिएगा, ठीक है ना। फिर आप देखिएगा कि हमारे किस किस टॉपिक में या किस किस तरीके के क्वेश्चन हमारे गलत हो गए हैं, ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है ना। आपने फैक्ट्स जो होते हैं अपने नोट्स में इंक्लूड कर लिए। इसके बाद ये देखिए कि जो आपने जो भी पढ़ रखा है, जो भी किताब पढ़ रखी है या फिर जो भी नोट्स पढ़ रखे हैं, उसको रिवाइज कीजिए। फिर आप देखिए कि ये सब चीजें हमने पढ़ रखी थी, फिर भी क्यों गलत हो गई, ठीक है ना। इससे क्या होगा, आप अगली बार गलतियां बहुत कम करने वाले हैं, क्योंकि आप समझ जाएंगे कि हम किस पॉइंट को, हमारा मन जब हम उसको पढ़ रहे हैं तो किस चीज को बार बार स्किप कर दे रहा है और हम उसको भूल जा रहे हैं। तो जब आप देखेंगे कि यार ये चीज मैंने पढ़ी थी, इसको हाईलाइट भी कर रखा है, लेकिन फिर भी गलत हो गया, तो जब आप रिवाइज करेंगे तो वो सब चीजें और कम होती चली जाएंगी। तो जब भी आप कोई टेस्ट सीरीज सॉल्व कीजिए तो कम से कम, आप पूरी बुक तो नहीं पढ़ सकते, ठीक है ना, तो आप अपने नोट्स को जरूर रिवाइज कीजिए, ठीक है ना। हमेशा ही कीजिए, एवरी टाइम। जब दोबारा एंशिएंट हिस्ट्री को लगाइए तो फिर से वही नोट्स रिवाइज कीजिए, और आपको पता क्या चलेगा कि आपकी जो तैयारी काफी स्पीड से लास्ट के 2 महीने में कई गुना बेहतर हो गई। ओके, आगे लिसन टू योर इंस्टिंक्ट। सबकॉन्शियस माइंड को जरूर लिसन कीजिए। और उसका तरीका क्या होता है सबकॉन्शियस माइंड को काफी स्ट्रांग करने का? एक तो तरीका होता है मेडिटेशन जरूर कीजिए आप, ठीक है ना। एक तो मेडिटेशन कीजिए, इस यूनिवर्स पर थोड़ा ट्रस्ट करना सीखिए, ठीक है ना। हमेशा अपने जो इंटेलेक्ट होता है ना, आपका दिमाग जिसको बोलते हो, हमेशा वो सही आंसर, उसकी एक सीमा होती है, लेकिन जो आपकी इंटेलिजेंस होती है, ठीक है ना, जो यूनिवर्स आपको नॉलेज भेजता है, उसके लिए थोड़ा रिसेप्टिव आप बन जाएंगे मेडिटेट करने से, ठीक है ना। तो आप जब यूनिवर्स पर ट्रस्ट करना स्टार्ट करेंगे तो वो जो कंफ्यूजन जहां पर आपका हो रहा है, वो आपके ज्यादा से ज्यादा ऑप्शन आपके सही होने लगेंगे, ठीक है ना। भले ही आपको इन सब चीजों पे थोड़ा भरोसा ना हो, लेकिन मेरे ऊपर भरोसा कीजिए, आप सुन सकते हैं जो भी आपकी बेहतर, बहुत नॉलेज है इन सब चीजों के बारे में, यूट्यूब की दुनिया में पढ़ा होगा, बहुत सारी किताबें हैं, अगर आप चाहेंगे तो हम किताबें भी सजेस्ट कर देंगे। तो मेडिटेट कीजिए, अपना सबकॉन्शियस माइंड को थोड़ा स्ट्रांग कीजिए। उसका तरीका क्या है, जब मेडिटेट करेंगे साथ में, सबकॉन्शियस माइंड तब ज्यादा अच्छे से बिहेव करेगा जब आप एक ही चीज को बार बार खूब पढ़े होंगे, तो अपने आप आपका आंसर तक पहुंचा देगा, क्योंकि आपने जब बार बार पढ़ा है। तो कॉन्शियस माइंड में आप आईएएस में इतनी किताबें पढ़ते हैं, सब याद नहीं रहता है, वो अंदर कहीं ना कहीं बैठा रहता है। जब आप सॉल्व करेंगे टेस्ट सीरीज तो अचानक हिट करेगा कि यार यही आंसर होगा, लेकिन आप तर्क नहीं दे पाएंगे कि क्यों यही होगा, ठीक है ना। वो सबकॉन्शियस माइंड से आपका आंसर्स मिलेंगे। तो हमेशा अपनी इंस्टिंक्ट को सुनिए, और सबकॉन्शियस माइंड को उसका स्ट्रॉन्ग करने का तरीका है मेडिटेट कीजिए और अपने नोट्स को बार बार रिवाइज कीजिए। तो अल्टीमेटली आपने क्या सीखा कि हमें तब तक सॉल्व करना है जब तक कि हम नेगेटिव में नहीं पहुंचते हैं, ठीक है ना। यानी कि अगर 3 क्वेश्चन हम गलत करने के बाद एक सही कर दे रहे हैं तो उन्हें सॉल्व करना है। और अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहे हैं तो ऐसा होगा कि आप जब भी आप यूपीएससी का पेपर देकर आएंगे तो 98 या 99 क्वेश्चन आप सॉल्व करके आएंगे, और आपके सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम होगी, ठीक है ना। तो जो भी मैंने जो स्ट्रेटजीज बताई हैं, इनको अपने दिमाग में रखना है। और कोई अगर हेल्प चाहिए तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और कुछ हो सकता है तो मैं जरूर सजेस्ट करने वाला हूं, ठीक है। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।